जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम नेक्स्ट आज क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोग जितनी भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे, सबसे पहले कुछ ऐसे एक 10 मिनट्स का काइंड ऑफ क्विज रख रहे थे ताकि हम लोग का एक फास्ट रिवीजन हो सके। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में रखने का ट्राई किया है मैंने। कुछ पहेली के फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। लिमिटेड क्वेश्चंस है, 5 7 एक। तो जिन जिन को भी आंसर्स आए, प्लीज पुट योर आंसर्स। पहली पहेली जो है, और मैं एक ही बार रिपीट करूंगी तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो है पहेली वो है, हम है भाई चार, रहते हरदम साथ, कुछ पल के बाद दो से हो जाते आजाद। कषाय। कुछ कुछ पल के बाद वो हो जाते हैं। दो से हो जाते आजाद। चार ध्यान। जो हमने पढ़ा है उसी से जी। रिलेटेड सारा रहेगा, ठीक है। और ये मैंने ना अपने मन से बनाया, तो हो सकता है इसके और भी आंसर्स हो, बट मैंने जो मतलब मेरे से सोचे हैं, तो आई विल प्रेफर दैट आंसर्स। कषायों के स्वभाव से कुल चार प्रकार में बांटे गए थे, अनंत अनुबंधी। ये नहीं, सब है। नहीं। एनीथिंग एल्स? कोई क्लू दे सकते हो? टफ है। हम्म, हमने जो अभी पढ़ा 1 से 4 और ये कर्म बंधन हमारा जीवन, इसी के अंदर है वो टॉपिक। एक कोई बार छोटा सा रिपीट क्लू। करोगे आप? गति हम चार। है हमें। 4, हम्म। हरदम रहते साथ, हम्म। पल के बाद दो से हो जाते आजाद। यू- गा- मैंने बोला हम है भाई चार, दो से हो जाते आजाद। थोड़ा सा और। कर्म बंध के चार कारण थे वो। कर्म बंधन प्रकृति बंध। सही नहीं पड़े। प्रकृति है। राकेश कर्म के कारण राकेश। कर्म बंध के चार कारण थे, जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध। राइट। नहीं प्रकृति बंध, आप। बंध, सती बंध, चार बंध। वो राइट आंसर। हाँ, पर ओ, आप नहीं बोला तो ये दो से आजाद दो से कैसे हो कैसे आ जाएंगे जाते वो होते तो? हैं? दो से जब अपने आगे वाले गुण स्थान में चले जाते हैं, कषाय खत्म हो जाता है, तो कषाय के निमित्त से जो दो बनते हैं, सत्य और अनुभाव, वो रह जाते हैं पीछे। पर योग रहता है तो प्रकृति प्रदेश रहते हैं आगे तक। ओके, करेक्ट। समझ में आ रहा था। हाँ। हो सकता है इसमें कुछ क्योंकि मैंने भी कुछ अपने हिसाब से बनाए हैं, तो कुछ गलत हो जाए तो मैं पहले से सबसे मिच्छामी दुक्कडम करती हूँ। पुस्तक लेना, देखना, उठना उठना। नेक्स्ट है, कौन सा है? मैं राजा नहीं शत्रु नहीं, दूसरा है। फिर से खास वापस बोलिए, नॉइज आ रहा है, नॉइज। आपकी आवाज अटक शोर रही है। शोर आ रहा है, नॉइज। शोर आ रहा आपकी आवाज अटक रही है और दूसरों का भी नॉइज आ रहा है। दूसरों के लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट, सभी अपना फोन म्यूट पे डाल दीजिए जिनका बैकग्राउंड में कुछ भी डिस्टरबेंस चल रहा है। मैं राजा नहीं शत्रु नहीं, फिर भी सबसे खास हूँ, सेनापति कहलाता मैं, रहता सबके साथ हूँ। है। मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म। करेक्ट। मोहनीय। हाँ। नेक्स्ट है, दिमाग का दही करने में मैं हूँ सबसे होशियार, पेंटर कहते लोग मुझे, मुझे तो जाने यार। नाम नाम कर्म। कर्म। चित्रकार, नामकरण। राइट। नेक्स्ट इज, सबके साथ रहने पर बन जाता है समूह, कर्मों की भाषा में कहते हु आर यू। वर्गना। वर्गना, वर्गना, वर्गना। 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 करेक्ट। नेक्स्ट इज, सुख दुख का मैं हूं साथी, सभी फील करते मुझे, चाहे इंसान हो या वेदनीय वेदनीय कर्म। कर्म, वेदनीय कर्म। सातवेदनीय असतवेदनीय। हाँ, वेदनीय इज द प्रॉपर। वेदनीय कर्म। एक लास्ट, हम दो रहते साथ में जिनके, वो है सहयोगी, हमें त्याग वो बन जाते हैं अयोगी। नौकशाय, आत्मा। नौकशाय। राग द्वेष। नहीं। हम दो रहते साथ में जिनके, वो है सहयोगी, हमें त्याग कर वो बन जाते हैं अयोगी। योग। मन प्रकृति वचन। प्रदेश क्या? प्रकृति प्रदेश। प्रकृति प्रदेश योग के निमित्त से ओके। थे। ओके।
ओके। गुड एफर्ट, अच्छी अच्छी वो बनाई है रिडल्स। बहुत अच्छा लगा। एक और है मैथोलॉजी। पेपर पेन आई गेस सबके पास में होगा, नहीं होगा तो बहुत इजी इजी से है। मतलब मैं कुछ मैथ्स का ऐसा सम जैसा बोलूंगी, जो इक्वल होगा ना, तो वो जो नंबर है वो कर्म प्रकृति आपको बतानी है। 148 जो कर्म प्रकृति है हमारी, तो जी। जो नंबर में आंसर आएगा वो आपको बतानी है। फर्स्ट वन इज 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12 हो गई ना। 12 12 दक्षिणावर्णी। करेक्ट। चक्षु दर्शनावर्णीय। अचक्षुदर्शन करेक्ट। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 नंबर हमारा हो गया अचक्षु दर्शनावर्णीय। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवाज 120। आवाज कटा आपकी। आवाज कट रही है मैम। एक सेकेंड। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट अभी अभी भी भी कट। क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है फिर भी आपकी आवाज। अटक अटक आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल रुक गई है। 120 - 100 2 अनंतनुबंधी क्रोध। नहीं, 120 - 100, उसके बाद 120 - 100 हाँ मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा। 40 मतलब रति। हम्म, करेक्ट। रति वेदनीय ओके, रति वेदनीय। है ना। हम रति बोलेंगे ना, एक्चुअली क्या है जो हम बोलते हैं ना, फिर माइंड में वही सेट भी हो जाता है। राइट। तो और रति बोल, प्रकृति में रति वेदनीय कर्म बोलना जरूरी है ना। मतलब रति वेदनीय बोलते तो बाय डिफॉल्ट हो गया रति वेदनीय मीन्स कर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो डेफिनेशन में रति नहीं, रति वेदनीय नहीं, सिर्फ रति है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 148 - 48 मल्टीप्लाई बाय 1। कट। करेक्ट। ककट 100। लास्ट वन इज 111 111 +10 -5 मल्टीप्लाई बाय 0। ओ माय जीरो, गॉड। कोई कोई नहीं है, जीरो ही है कोई भी आंसर। नहीं होगी तो कोई नहीं जीरो है। ही आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट 0। अच्छा अब 0। तो इससे रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन इज कि कौन है जिनके कर्मों की संख्या इज 0? सिद्ध। सिद्ध भगवान। सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान। सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान। राइट। तो आज का क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं तक रखते हैं हम। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। लास्ट हमारा हो गया था आयुष्य बंध के जो कारण थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे नाम कर्म बंध के कारण। अब नाम कर्म जो है डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। नाम कर्म यानी क्या, कि जिस कर्म के उदय से आत्मा शुभ अशुभ गति जाति आदि विविध पर्यायों को प्राप्त करके उसका अनुभव करे, उसे नाम कर्म कहते हैं। अब 8 कारण हैं नाम कर्म बंधने के। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, शुभ और अशुभ। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। अशुभ वाला जो है, जो शुभ के रीजंस होंगे उसका जस्ट अपोजिट है अशुभ का। ठीक है। तो 4 कारण है शुभ के और 4 ही कारण है अशुभ के। शुभ के जो कारण है, सबसे पहले है काया की सरलता। काया की सरलता मीनिंग क्या? काया की सरलता यानी कि अब बॉडी लैंग्वेज से किसी को भी हम ठगने का या झूठ बोलने का प्रयास नहीं करें।
अच्छा। सहज निष्कपट भाव से काया की चेष्टा करना। किसी तरीके से एक होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, हम्म। तो वैसा नहीं करना इस काया की सरलता। और वैसा करना इज अशुभ नामकरण का रीजन, काया की वक्रता। इसमें जब हमारा 85 का सीक्वेंस रहेगा तो पहले शुभ नामकरण के कारण आएंगे, काया की सरलता, वचन की सरलता, भावों की सरलता और विसंवाद योग रहितता। पहले ये चार आएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चार जो आएंगे वो अशुभ के आएंगे। जो सीक्वेंस होगा ना 85 का, उसमें पहले चार शुभ के आएंगे, बाद में चार अशुभ के आएंगे। तो काया की सरलता का मीनिंग समझ में आया, एक बार बेसिक मीनिंग। फिर है वचन की सरलता। वचन की सरलता यानी क्या, कि वचनों से किसी को ठगने का प्रयास नहीं करना। यानी बोलने में एक होता है ना, किसी के सामने तो आप बहुत मीठे 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 बोल रहे हो, आपको किसी से काम निकलवाना है, लेकिन उसकी बैक बाइटिंग भी आप कर रहे हो, तो वो चीज नहीं करना। जैसा आप मुंह पे हो वैसा ही मन से है, दैट इज वचन की सरलता। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा कि आप सामने से कुछ और बोल रहे हो, पीछे से कुछ और बोल रहे हो, वो हो गया वचन की वक्रता। वक्रता का बेसिक मीनिंग होता है टेढ़ापन। फिर है भावों की सरलता। भाव से, मन से सबके लिए अच्छा थॉट रखना। किसी को मन से भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होना आपके मन में कि हाँ इसके साथ मैं ऐसा कर लूं, इसको मैनिपुलेट कर दूं, इसको ठग लूं या ऐसा कुछ कर लूं। वो हो गया भावों की सरलता। और इसका जस्ट अपोजिट, कि मन में ऐसा भाव आना किसी को लेकर कि हाँ इसको मैं ठग लूं, इसके साथ मैनिपुलेट कर दूं, इसको ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, दैट इज भावों की वक्रता। एंड द लास्ट वन इज विसंवाद योग रहितता। रहितता यानी बिना, और विसंवाद का मतलब होता है कुतर्क करना। तो मन वचन काया तीनों का कॉम्बिनेशन इज विसंवाद योग रहितता। यानी तीनों से ही आप ऐसा कुछ भी नहीं करें, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करें। इन शॉर्ट वी कैन से कि कथनी और करनी इज सेम होना, मतलब जैसी कथनी वैसी करनी। ऐसा नहीं कि बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, दैट इज विसंवाद योग रहितता। और विसंवाद योग युक्तता यानी कथनी करनी में सेम नहीं है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी करते हो तो क्या होता है, आपका मन वचन काया तीनों चीज इन्वॉल्व होती ही है। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप मन में भी सोच ही रहे होते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वचन इन्वॉल्व हो ही जाते हैं, और काया से आप कुछ कर ही रहे हो तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इंटरकनेक्टेड ही हैं। अब कुछ कुछ इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम उससे गो थ्रू होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो अशुभ के दिए हुए हैं, अशुभ नामकरण के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वो नहीं करने पे आप शुभ नामकरण का बंद करेंगे। अब अशुभ नामकरण में फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, अशुभ नामकरण का पहला पॉइंट क्या था, काया की सरल काय वक्रता। की की वक्रता। वक्रता। काया की वक्रता, राइट। अब काया की वक्रता में इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्वयं को धनवान दिखाने के लिए, मतलब कोई सोशलाइजिंग आप कहीं जा रहे हो तो खुद को धनवान दिखाने के लिए किराए की आभूषण पहनना, नकली आभूषण पहनना, या दूसरों को ये लगे कि कितनी पढ़ाई कर रहा है इसके लिए बुक खोलकर बैठ जाना, लेकिन बुक के बीच में फोन वगैरह रखना, फेसबुक व्हाट्सएप एंड ऑल सोशल मीडिया यूज करना, मतलब फोन यूज करना, लेकिन सामने वाले को ऐसा प्रिटेंड करना कि हाँ भाई कितना पढ़े, ये पूरे दिन पढ़ता ही रहता है। ये मोस्टली अभी की जनरेशन पे बहुत अप्लाई होता है, ये बुक रहती है और अंदर फोन रहता है। तो वो करना दैट इज काया की वक्रता। फिजिकली आप जो शो कर रहे हो कि आप एक्चुअली कुछ और कर रहे हो लेकिन आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हो, वो हो गया काया की वक्रता। और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई काम करने की इच्छा न हो तो झूठ झूठ बोल देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा झूठ से सर पे कपड़ा बांध के बैठ गए कि हाँ मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, सिर दुख रहा है, बट हो नहीं रहा, बट जस्ट बहाना बहाना करना कि हाँ काम करना नहीं तो बचने का रास्ता निकालना, काइंड ऑफ। या जैसे बच्चे लोग का कभी कभी होता है स्कूल जाने का मूड नहीं है, तो सुबह सुबह तो उठ के बोलेंगे हाँ बहुत पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, फिर जैसे ही वैन चली जाती है उसके बाद में हाँ हाँ अभी सब ठीक है। तो ऑल दीज आर काया की वक्रता। देन नेक्स्ट वन इज वचन की वक्रता। वचन की वक्रता यानी कैसे, कि कुछ भी झगड़ा हो गया तो उसमें ऐसा कुछ है कि हमारी गलती है, बट हमने उस बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया
कि नहीं हमारी कुछ गलती नहीं थी, सारी गलती सामने वाले की थी। इस तरीके से उस बात को घुमा फिरा के मैनिपुलेट कर दिया, जिसको ऐसा लग गया कि हमारी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की सारी गलती थी। और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे अपना कोई काम निकलवाना है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने वाले की खूब तारीफ करना, सबके सामने उसके बाद वाई वाई करना, लेकिन पीठ पीछे उसकी उतनी निंदा करना। एक और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मरासा की कोई तपस्या का पाड़ना होता है, तो वो हमारे घर गोशी के लिए पधार सकते हैं, तो उसके लिए हमको पूरी तैयारी करके रखना, सब कुछ बना के रख लिया, मरासा पूछे तो झूठ बोल देना कि नहीं भाई हम ये रोज खाते हैं, जैसे उकाली कैर वगैरह बना के रख दिया। मरासा अगर पधारे, मरासा पूछे तो झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो सुबह नाश्ते में डेली कैर खाते हैं, उकाली तो भाई साहिब जी डेली लेते हैं, चाहे हम वो डेली कंज्यूम ना करते हो, तो ऐसा झूठ बोल देना। तो इन शॉर्ट जो झूठ बोलना हो गया, या आप वर्ड्स के थ्रू किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा वचन की वक्रता के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा भावों की वक्रता। भावों की वक्रता यानी कि मन से भाव। तो अब मन के भाव क्या होंगे? जब भी आप काया से या वचन से किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उससे पहले आपके मन में भाव आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप काया से मैनिपुलेट कर रहे हो और भाव आए ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। पहले मन में मतलब थॉट आएगा कि हाँ मुझे इसको मैनिपुलेट करना है, या ऐसा कुछ भाव आएगा, उसके बाद में आप बाय वर्ड्स या बाय योर फिजिकल एक्टिविटी आप उसको रिएक्ट करोगे। तो भावों की वक्रता बाय डिफॉल्ट, जैसे काया और वचन की वक्रता हो रही है, तो उस पॉइंट पे बाय डिफॉल्ट आपकी भावों की वक्रता भी हो ही रही है। जैसे काया की वक्रता में हमने पढ़ा कि कुछ काम करने का मन नहीं था तो बहाना बना लिया कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी एक्स वाई जेड, सपोज कोई घर का काम है नहीं करने का मन, तो बहाना एक्सक्यूज बना लिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब ये फिजिकल एक्टिविटी की कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सर पे कपड़ा बांध लिया या एक्स वाई जेड कुछ भी किया हमने, तो पहले तो मन में ख्याल आया कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, या मेरा ये मन नहीं है, तो मैं कैसे मैनिपुलेट करूं। उसके बाद फिजिकली हमने कुछ किया, तो भावों से वक्रता पहले ही आ गई। सेम वचन की वक्रता वाला कंडीशन है, जब बाय वर्ड्स आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, जैसे कुछ इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो कुछ इस तरीके से बात को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि अपनी गलती छुप गई और सामने वाले की गलती दिख गई। तो जब उस तरीके से भी कुछ किया हमने, तो पहले तो मन में भाव आए ना कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर दूं बात को कि भाई मेरी गलती ना दिखे, सामने वाले की गलती दिखे। तो भाव पहले ही आपके मन में वो चीज आ गई, तो भावों की वक्रता पहले ही उसके अंदर आ गई। तो इसीलिए काया और वचन इनकी वक्रता जब होगी, तो बाय डिफॉल्ट भाव की वक्रता साथ में होगी ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट वन, विसंवाद योग युक्तता। हम अभी अशुभ का पढ़ रहे हैं, इसलिए युक्तता, जिसमें क्या के कथनी और करनी एक समान नहीं होना, मतलब कह कुछ रहे हैं और पर कुछ कर कुछ रहे हैं। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल जो बुक पे दिया हुआ है, इसमें एक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है बिटवीन एक मरासा और शावक जी का। तो मैं वो इन शॉर्ट आपको उसका सार बता देती हूँ। कॉन्वर्सेशन में ऐसा कुछ है कि मरासा मतलब जो है वो बोलते हैं कि भाई आप शाविका जी को दोपहर की क्लास में भेजिए, क्यों नहीं भेजते? तो शावक जी बोलते मेरे तो कोई मना नहीं है, भले ही आए। तो ठीक है, पर एक्चुअल में क्या होता है, घर जाके बोलते नहीं नहीं ये मेरा खाने का टाइम है, दोपहर के टाइम, तो ये टाइम तुम कैसे जाओगी? तुम ऐसा को बोल दो कि मेरा सेटिंग नहीं बैठता। तो क्या हो गया, सामने से कुछ और, कथनी और करनी। कथनी में तो क्या है, कह, तो कथनी और करनी मीन्स क्या, कहना कुछ और करना कुछ और। कथनी का मीन्स कहना कुछ और करनी मीन्स करना कुछ और। तो उन्होंने मरासा को बोल दिया कि मैं तो भेज दूंगा, मेरे कोई मना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वही पीछे जाके क्या है, मना भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये टाइम तो कैसे सेट बैठेगा, नहीं सेट बैठेगा, तो तुमको नहीं जाना, लेकिन तुम जाके बोल दो कि भाई मेरा ऐसा ऐसा है तो मैं नहीं आ सकती, वो मना नहीं कर रहे। तो दिस इज कथनी एंड करनी में एक रूपता ना होना, इसको बोलेंगे हम विसंवाद योग युक्तता, जिससे अशुभ नामकरण का बंध होता है। विसंवाद योग युक्तता जो है हमारी रूटीन की लाइफ में भी बहुत छोटी छोटी जगह पर आ जाती है, जो नोइंगली अननोइंगली बहुत बार बच्चों से रिलेटेड या और भी ऑफिस काम में या कुछ ऐसे काम में आ जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम कोशिश करें और थोड़ा सा ना माइंड को कॉन्शियस करें
कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत जगह हम बच भी सकते हैं, बट वो क्या होता है, रूटीन में हैबिट में होता नहीं है, तो वो फटाफट फटाफट मुंह से चीजें निकलती जाती हैं। पर हम थोड़े से अगर कॉन्शियस होके चीजें देखेंगे ना, तो हम बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म बंध के कितने कारण है? गोत्र कर्म बंध के 16 कारण है, 16। और जिसमें क्या रहेगा, उच्च और नीच। नीच। 8 उच्च गोत्र कर्म के कारण और 8 नीच नीच। गोत्र कर्म। जो अब हमने गोत्र कर्म में हमने 8 पॉइंट पढ़े थे, कि जिस कर्म के उदय से उच्च या नीच, जाति, कुल, कुल, बल, रूप, और तप, वो शुद्ध, मत लाभ, ऐश्वर्य। राइट। कार्य। हाँ। ये, मध्य करना तो नीच जाति, मध्य नहीं करना तो उच्च जाति, उच्च हाँ, जाति। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, भैया ने एकदम सही बताया कि जो 8 चीजें हैं, उनका मद यानी अभिमान नहीं करने पर उच्च गोत्र का कर्म बंद होगा, और करने पर नीच गोत्र का कर्म होगा। इसके अंदर भी जो सीक्वेंस आएगा, पहले 8 उच्च के आएंगे, नेक्स्ट 8 नीच के आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत रहेगी, बिकॉज क्या है, एकदम सेम है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, शुद्ध, लाभ, ऐश्वर्य का मद न करने से, मद करने से, बस सिर्फ एक न का डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, कि ये नंबर का कारण लिखो, तो आता वही है। अगर न भी लिखना आप भूल गए, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका। सपोज लिखना था तब का मद न करने से, और लिख दिया तब का मद करने से, तो पूरा डिफरेंस हो गया। और लिखना था सपोज तब का मद करने से, और गलती से अगर न लगा दिया कि तब का मद न करने से, तो एकदम डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। 8 और 8, पहले आएगा न करने से, फर्स्ट 8, सेकंड 8 जो आएंगे वो आएंगे करने से। ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, वो नीच के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, कि नीच गोत्र कर्म का बंध किन किन कारणों से कैसे कैसे होता है। उसका जो अपोजिट रहेगा, वो उच्च का हो जाएगा। जैसे वेरी फर्स्ट दिया हुआ है इसमें, जाति का मद करने से कैसे होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे खुद की जाति के लिए बहुत घमंड करना, खुद की जाति को सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, और दूसरों की जातियों को हीन समझना, उनके प्रति द्वेष वगैरह रखना, वो होता है जाति का मद। और कुछ इस टाइप का कि भाई हमारी जाति के तो जो लोग होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसकी जाति में तो ये होता है, वो तो बहुत नीची जाति का है, ऐसा कुछ भी अभिमान करना, वो होता है जाति का मद करना। कोई अगर अदर कास्ट का आपकी फैमिली में आ जाता है, तो उसको ताना मारना कि भाई तुम्हारी जाति में ऐसा कुछ भी चलता होएगा, पर हमारी जाति में ऐसा नहीं होता, हम बहुत सुपीरियर क्लास के हैं, हमारी जाति बहुत अच्छी है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये सब करना इस जाति के मद, जाति का मद करना, जिससे हम नीच गोत्र का बंद करते हैं। सेकंड इज कुल का मद करने से नीच गोत्र का बंद होता है। तो इसका भी जो पॉइंट है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जाति इज बिलोंग टू, जाति मतलब जैसे कास्ट या जाति, आई गेस समझ गई, कास्ट मातृपक्ष। समझ लीजिए, है ना। मम्मी की मातृपक्ष। सब मम्मी का सरनेम। हाँ मातृपक्ष पितृपक्ष बोलते हैं ना, वो हाँ। जाति मीन्स मातृपक्ष। और कुल is भाई, जैसे भैया ने बोला मातृपक्ष पितृपक्ष, उसका अभिमान करना, हाँ भाई हमारा कुल इतना अच्छा, हमारा ये बहुत अच्छा, उसका अभिमान करना इस कुल का मद करना। फिर है बल का मद करने से। बल का मद जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं है, मतलब मैं बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप्स हूँ, या मेरे जैसा किसी का बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ करना। या कोई आपसे कमजोर है फिजिकली, तो उसका मजाक उड़ाना, क्या इसमें तो कोई बॉडी नहीं है, एकदम दुर्बल है, उसको ऐसे ही फिजिकली हैरेस करना, वो सब आ जाता है बल का मद करने से। तो उससे भी नीच गोत्र का बंद होता है। फिर है रूप का मद करने से। रूप का मद यानी कि अपने लुक्स को लेकर मत करना, कि भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई अगर कम सुंदर है तो उसको ऐसे हीन दिखाना, कह रहे नहीं भाई तुम सुंदर नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ऐसा कुछ करना रूप का मत करना। इससे भी हम नीच गोत्र का बंद करते हैं। फिर है तप का मत करना। तप का मत यानी कि अगर किसी के जैसे अंतराय कर्म, किसी के अंतराय कर्म छूटे हुए हैं और बहुत
सारा कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं? घमंड। प्रिया की बात ना प्लीज, फोन म्यूट पे रखिए। होस्ट को बोलेंगे तो म्यूट कर देंगे। आप होस्ट ही है, आप म्यूट कर सकते हो। एक सेकंड, वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा स्क्रीन पे। आप पार्टिसिपेंट्स में जाके उनको प्रेस करके शायद म्यूट कर सकते हो। ठीक है, हाँ हम पढ़ रहे थे तप का मत करने से। तो कोई अगर बहुत तपस्या कर सकता है तो उसको ऐसे मत नहीं करना चाहिए कि अरे देखो मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ, ये तो तपस्या ही नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे आराम से तेला कर लेता हूँ, मैं तो खड़े खड़े चौला पंचूला कर सकता हूँ। कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का कभी भी मत या अभिमान या घमंड नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे तो बहुत सोई सोई हो जाती है, देखो तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे सामने वाले को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, और खुद आप जो कर सक रहे हैं उसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आप तप का मत करते हैं। नेक्स्ट वन इज श्रुत का मत करने से। श्रुत यानी कि आपकी पढ़ाई का, आपकी ज्ञान का मत करने से। जैसे अगर आपके पास में कोई बहुत अच्छी डिग्री है तो उसका मत करने कि भाई मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास तो ये डिग्री है, मेरे पास तो ये है, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा। कोई भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो अपने मत में इस प्रकार बोलना कि भाई इतने सरल, इतना मतलब इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो एक बच्चा भी दे सकता है, तुमको ये नहीं पता। तो कभी भी अपने ज्ञान का भी मद नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करते हैं तो श्रुत का मद कर रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे निराला है, मैं विषय को जितना सरल करके आधुनिक शैली से पढ़ाता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं पढ़ा सकता। इस काइंड ऑफ थॉट रखना, खुद को महाज्ञानी समझना, मुझसे टक्कर लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा कुछ कथन करना। कुल मिला के अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर घमंड करना, मत करना कि हाँ भाई मुझे सब आता है, ऐसा करने से श्रुत का मद होता है। नेक्स्ट इज लाभ का मद करने से। लाभ का मद यानी कैसे, आप जो भी जैसे बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो उसका घमंड करना कि देखो देखो मैं कितना लकी हूँ, मैं तो जिस चीज में हाथ डालता हूँ उधर सोना ही सोना हो जाता है, जिस चीज में हाथ डालता हूँ उधर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाता है, तुमको तो कुछ नहीं मिलता, तुमको कुछ नहीं आता। इस तरीके से करना इस लाभ का मद करना। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अपनी सफलता का यशोगान करना तथा असफल व्यक्तियों को हीन व तुच्छ समझना, दूसरों के लाभ को देखकर ईर्ष्या करना और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करना। अगर कोई आपसे अच्छा लाभ कमा रहा है, आपसे अच्छा कमा रहा है, तो उसको देख के उसे जेलस फील करना, ईर्ष्या करना और उसको नीचा दिखाने का प्रयास करना। ये सब हो गया लाभ। फाइनेंशियली रिलेटेड जितना भी हो गया वो सारा आ गया लाभ के अंतर्गत। फिर ऐश्वर्य का मत करना। ऐश्वर्य यानी आपकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज है आपकी, उसके ऊपर बहुत प्राउड करना, बहुत गर्व करना, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना। अपने से अधिक ऐश्वर्य वाले हैं उनसे ईर्ष्या करना। जैसे उसमें भी सेम वही चीज थी कि आपसे ज्यादा कमा रहे हो उससे आप ईर्ष्या कर रहे हो, और आपसे बहुत ज्यादा कोई प्रॉस्पेरस है तो उससे आप जेलस फील कर रहे हो। स्वयं को वैभवशाली और धनवान दिखाने के लिए सामाजिक आयोजनों में किराए के वस्त्र आभूषण ये सब पहनकर अपनी तारीफ करवाना, इतराना, ऐसी धारणा रखना कि गरीबों के कारण ही गंदगी हो रही है, बीमारियां हो रही है, ये ऐश्वर्य का सब मत करना। तो आता है लास्ट, सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे। तो हो गया ऐश्वर्य का मत करना।
जिनके पास बुक आ गई है वो पेज नंबर 54 पे देखिएगा। इसमें ना पिक्चर से बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है। मेरे फोन में स्क्रीन नहीं है, नहीं तो अभी मैं आप शेयर करती, मैंने कैप्चर नहीं करके रखा था। हम्म। इसमें पिक्चर से बहुत अच्छा दिखाया हुआ है ये। 8 जो मद है, इन 8 का इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। ये पहला जो जाति मत है ना, तो इसमें मातृपक्ष और पितृपक्ष श्रेया को जी, मिला। आफ्टर मैंने म्यूट किया हुआ है सबको, तो जब क्वेश्चन आंसर राउंड करें तब आप प्लीज बोलिएगा, ठीक है? एक साथ ही अनम्यूट कर देंगे। लास्ट है हमारा अंतराय कर्म के कारण। अंतराय कर्म का मीनिंग हमने पढ़ा था कि अंतराय का मतलब क्या है? विघ्न या बाधा आ जाना किसी के कारण भी। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इससे संबंधित बाधा आ जाना इस अंतराय। और बाधा क्या है? दो दो है इसके अंदर पॉइंट्स। एक तो अंतराय आ गया, विघ्न आ गया। दूसरा हो गया यथा योग्य अवसर भी नहीं मिला। एक तो हो गया कि आप कुछ देना चाहते, किसी ने आपको रोक दिया। और एक ऐसा है, रोका नहीं है लेकिन कोई ऐसा ही नहीं मिला जिसको आप दे सको, कोई अवसर भी नहीं मिला आपको। तो जो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे इसके, जो 5 हमने अंतराय कर्म के भेद पढ़े थे, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग, उपभोग, वीर्य, वही 5 कारण है इसके कर्म बंध के भी। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। जैसे दानांतराय मतलब दान के संबंध में अंतराय देना। जैसे कोई दान दे रहा है, उसके दान देने की भावना है तो आपने रोक दिया उसको, ये बोल के रोक दिया, अरे नहीं नहीं इसको देने की क्या जरूरत है, तुम रहने दो इसको, मत दो, फालतू में पैसा वेस्ट हो रहा है। किसी का कोई संघ समाज में पैसा देने की इच्छा है, तो आपने बोल दिया नहीं नहीं इतने पैसे देने की क्या जरूरत है, इससे कम दोगे तो भी चलेगा। उसके दान में आपने उसको रोक दिया कि नहीं नहीं इतना दान मत दो तुम, इससे कम दोगे तो भी तुम्हारा चलेगा। ऐसे क्या लुटाते रहोगे तो तुम खुद भी भिखारी बन जाओगे। इस तरीके से दान में किसी को भी अंतराय देने से हम दानांतराय कर्म का बंद करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लाभांतराय। लाभांतराय यानी लाभ संबंधी अंतराय देना। लाभ संबंधी कैसे? जैसे किसी को नौकरी मिलने वाली थी, तो उसके अंदर बीच में उसको, मैं किसी को मैनिपुलेट करके उसको रोक दिया, रोड़ा अटका दिया कि उसको नौकरी नहीं मिले। किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट था, उसको रुकवाने के लिए लोकल लोग हैं वहां के, उनको भड़का दिया। सरकार के द्वारा कोई राशि दी जाइए, उसको बीच में हड़प जाना। मतलब किसी को प्रॉफिट हो रहा है, उसको बीच में आपने रोक दिया, तो वो हो गया लाभ अंतराय कर्म। थर्ड आएगा अगर भोगांतराय। भोगांतराय, एक डाउट, भोग का एक मतलब क्या था? एक बार जो चीज भोग जाती है वो थी भोगना। जिस चीज को एक बार भोग सकते हैं, जैसे कि रोटी, मेडिसिन, जिसको एक बार यूज किया जाता है, वो आती है भोग के अंदर। तो उसके अंदर अंतराय देना। अंतराय कैसे? कोई भी जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, स्कूल में दूसरे किसी विद्यार्थी का टिफिन छीन कर खा लेना, गाय कुत्ते आदि को रोटी दिखाकर ललचा देना लेकिन खिलाना नहीं, पानी की कमी जानकारी होने पर भी, पता है कि भाई यहाँ पे पानी कम है, तो खुद ने ज्यादा पानी वापर लेके बाद में पानी मिलेगा। जैसे हॉस्टल्स वगैरह में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि पता है वाटर की शॉर्टेज है, तो पहले ही जाके अपनी 5-7 एक बॉटल्स फिल करके रखने लगे, भाई हमको बाद में पानी अगर नहीं मिला तो हमने अपना कोटा पहले ही रख लिया। नीड से ज्यादा, सपोज 4 बॉटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ज्यादा रख दिया कि भाई पीछे वालों का पीछे वाले जाने, हमने उनको भोगने नहीं दिया। तो वो हो गया भोगांतराय कर्म। फिर है उपभोगांतराय। उपभोग का यानी जो चीज एक बार से ज्यादा बार, नंबर ऑफ टाइम्स भोगी जाती है, जैसे कपड़ा, मकान, जो एक बार से ज्यादा भोगी जाती है उसको बोलते हैं उपभोग। तो उपभोग के संबंधी अंतराय देना इस उपभोगा अंतराय। जैसे एग्जाम्पल है, पक्षियों का घोंसला तोड़ देना। घोंसला मतलब वो उसमें रह सकते थे, तोड़ देना। महिलाओं और बच्चों को नए वस्त्र और आभूषण नहीं पहनने देना। किसी की कोई चीज है, उसको जानबूझकर खराब कर देना। कोई व्यक्ति घर या जमीन खरीद रहा हो तो उसमें बाधा उत्पन्न कर देना। इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो उपभोग से संबंधित चीजें हैं, उसमें अंतराय देने से उपभोगा अंतराय का कर्म का हम बंद करते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है वो है वीर्य अंतराय। वीर्य का मतलब होता है पुरुषार्थ। तो किसी के अंदर जो पुरुषार्थ है या किसी की कोई कैपेसिटी है, कोई सामर्थ्य है, उसमें अंतराय उत्पन्न करना वीर्य अंतराय कर्म कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है,
कि कोई एक्सीडेंट हो गया, घायल व्यक्ति की सहायता ना करना, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसको रोक देना कि नहीं नहीं भाई तुम मत करो, फालतू में क्यों किसी लफड़े में पड़ना है अपने को। किसी को तपस्या या ज्ञानार्जन आदि करने से रोकना, किसी की कैपेसिटी है तपस्या करने की लेकिन फिर भी उसको रोक देना कि अरे नहीं नहीं तुम तपस्या मत करो भाई, अगर कर लोगे तो पीछे घर का काम कौन देखेगा, या एक्स वाई जेड। वीर यानी उसमें पुरुषार्थ है, हिम्मत है उसमें करने की, लेकिन अपने उसको अंतराय दे देना। अब सामायिक पौषध आदि व्रतों की आराधना करते हुए व्यक्ति से व्यर्थ की चर्चा करना, कोई अपना सामायिक पौषध उसी में बिजी है तो उसको भी उसमें पुरुषार्थ नहीं करने देना, उसको रोक देना कि नहीं 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 ये सब क्या करना है, ये तो सब फालतू की चीज है, तुम आओ इधर, ये बात करते हैं, या व्यर्थ की इधर उधर की बात करना। तो इस तरीके से पुरुषार्थ से संबंधित जो चीजें है वो सब आ जाती हैं वीर्य अंतराय कर्म के कारण। तो ये थे अंतराय कर्म के कारण। इस बुक का जो एक लास्ट पॉइंट है वो एक ये है, एक कार्य से अनेक प्रकार के कर्मों का बंध। यानी कोई एक काम ऐसा है, ऐसा है इन द सेंस मतलब जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक साथ हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कर्मों का बंध कर ही लेते हैं, सिर्फ एक आयुष्य कर्म को छोड़ के। आयुष्य को छोड़ के बाकी 7 कर्म एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड होते ही हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सास है, वो अपनी बहू को ज्ञान ध्यान के लिए बहुत प्रोत्साहित करती थी, बहुत एनकरेज करती थी कि हाँ तुमको जाना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहू को इंटरेस्ट जगा, उसने जाना सीखना शुरू किया। एक टाइम के बाद में बहू जो है वो बहुत अच्छा सीख गई, अपने सास से बहुत आगे पहुंच गई। तो उससे उनके सासू को मतलब सासू माँ को ईर्ष्या भाव हो गया। तब उन्होंने जाने से उनको रोक दिया कि नहीं नहीं अभी तुम स्थानक में क्या जाओगी, अभी मत जाओ, अभी ये काम है, अभी वो काम है, उनको जाने से रोक दिया। अब जाने से रोक दिया तो क्या क्या हुआ, रोक दिया सबसे पहले उन्होंने ज्ञानामणि कर्म बांधा। क्यों, वो ज्ञान ध्यान सीखने जा रही थी तो उन्होंने ज्ञान में अंतराय दी तो ज्ञानामणि कर्म बंधा। ज्ञानावन्य कर्म बनता है तो उसके साथ साथ दशनावन्य कर्म भी अनिवार्य रूप से बनता ही है। ज्ञानावन्य बन गया, दशनावन्य बन गया। अब बहू को जाने से उन्होंने मना किया तो बहू को दुख पहुंचा, किसी को दुख पहुंचाया तो उससे क्या हुआ, असात वेदनीय कर्म का बंद किया उन्होंने। ठीक है। फिर थर्ड वन इज सास ने मना किया, मना किस कारण से किया, ईर्ष्या भाव उनके अंदर पैदा हुई कि अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल गई, इसको मेरे से ज्यादा कैसे आने लग गया है, इसको मुझसे ज्यादा कैसे पूछने लग गई। ईर्ष्या भाव आया, ईर्ष्या भाव आया तो उससे क्या, मोने कर्म का बंद हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ज्ञान ध्यान की प्रेरणा सासू माँ दे रही थी उनको सीखने के लिए, लेकिन सबके सामने बोल रही थी कि हाँ भाई खूब सीखो खूब सीखो खूब सीखो, लेकिन जब मौका पड़ा और देखा मुझसे आगे जा रही तो क्या किया, अपने जो बोल रही कुछ रही थी कर कुछ रही थी, उसके बाद मना करने लग गई तो क्या हो गया, विसंवाद योग युक्तता। सबके सामने कहती हाँ हाँ जाओ जाओ मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन पीछे से मना करी कि नहीं नहीं जाना नहीं है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी ये काम है। तो क्या किया, अशुभ नाम कर्म का बंद किया। लास्ट वन क्या, अपने पद का दुरुपयोग किया कि हाँ भाई मैं सास हूं तो मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी, तो उससे क्या किया, नीच गोत्र का बंद किया। और लास्ट, वो पुरुषार्थ कर रही थी तो उनको अंतराय दे रहे, तो साथ में उन्होंने अंतराय कर्म का भी बंद किया। तो एक इंसिडेंट सिर्फ इस कारण से उन्होंने अपनी बहू को मना किया, तो 7 कर्म साथ साथ में एक छोटे से इंसिडेंट के कारण से बंद गए। तो कुल मिला के इसका पॉइंट ये है कि हम भी जब कुछ करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे के सारे कर्म एक साथ कहीं ना कहीं बंद ही जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता, हमको लगता है कि अच्छा ये किया होगा तो शायद इससे यही बंदा होगा, पर ये नहीं, इनडायरेक्टली सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अभी नेक्स्ट जो है क्लास के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग को बुक के अलावा कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आना है जिसमें 7 कर्म कैसे ना कैसे बंधे, अपने टाइप से अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आना है। होमवर्क नंबर 1। दूसरा होमवर्क ये है कि एक टॉपिक, चैप्टर 1, 8 कर्म जो है उसमें से फर्स्ट 4 कर्म, उनकी डेफिनेशन अलोंग विद उनका वो जो स्वभाव है कर्मों का, जैसे ज्ञानावनी का स्वभाव है चक्षु पर पर्दे के समान, तो वो फर्स्ट चैप्टर का प्रेजेंटेशन देना है आपको, यानी आपको मुझे पढ़ाना है।
आई विल बी द स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग सबको अपने पर प्रिपेयर करके आना है। किसी को भी रेंडमली मैं बोलूंगी कि प्लीज आप पढ़ाइए, तो आपको उस दिन आप टीचर रहेंगे, बाकी हम सब इंक्लूडिंग मी स्टूडेंट होंगे। तो मैं किसी को भी रेंडमली बोल दूंगी, ऐसा नहीं है जिसके जो दो तीन शक्लें मुझे दिखाई देती है, जो दो तीन लोग आंसर्स देते हैं वो लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं रेंडमली किसी को भी बोल दूंगी कि भाई प्लीज आप प्रेजेंटेशन दीजिए। तो चैप्टर नंबर 1, 8 कर्मों के जो डेफिनेशंस हैं उसमें एटलीस्ट 4 तो आना ही चाहिए। 8 करके आए तो वेल एंड गुड, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि कोर्स मेरे साइड से, फ्रॉम माई साइड कंप्लीट, मेरे साइड से कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 का प्रेजेंटेशन मतलब आप पढ़ाएंगे। एंड सेकेंड वन इज एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा जिसमें आप बताएं कि ये सातों कर्म कैसे कुछ बन रहे हैं, बुक के अलावा। जो आज बुक में करवाया सास बहू का एग्जाम्पल, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपको बताना है। तो क्लास मेरे साइड से ओवर है। आज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो अभी आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा है एक क्वेश्चन। जी बोलिए। ये आप जैसे अभी काया की वक्रता का हो रहा था गोत्र कर्म में, काया की वक्रता। गोत्र में नहीं था, नाम में। हाँ नाम में, सॉरी। हाँ नाम कर्म में, कि इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है काया की वक्रता से। हम्म। तो वो कई बार अपने को होता ही है कि आप बोल रहे थे ना कि जैसे कई बार अपने को बच्चे को नहीं डांटना होता, लेकिन सोचते कुछ और करना कुछ होता होता ही ऐसा। कभी कोई घर में आए उसका अच्छा नहीं लगा ना, तो भी अपने को ऊपर से तो ये बोलना ही पड़ता नहीं कि पधारो साहब। मैम प्लीज आप वापस बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं क्लियर है आपकी। मेरा थोड़ा गला खराब भी है। मेरी, हाँ मतलब जैसे अपने घर में कोई आया है, सपोज कोई भी अपने को नहीं अच्छा लगा, कभी कभी होता है ऐसे, तो भी अपन उसको कहते हैं पधारो साहब। तो ये तो हो हाँ। गया, हाँ तो ये भी वक्रता ही हुई ना। हाँ जी। पर अगर इसमें सच बोलने जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सच कैसे बोलेंगे? पॉइंट यही है ना भाव का, कि हमारे मन में वैसे भाव नहीं आए किसी के भी प्रति। हाँ हाँ, भाव नहीं आए। और जैसे अपन कभी कभी बच्चों को भी जो चाहते हैं कि जैसे डांट दिया या कुछ भी कर दिया, तो अपने को कुछ चीजें दबा के रखना पड़ती है, ठीक, ऊपर से अपने को होना पड़ता है काया से कि हाँ ठीक है हम नाराज नहीं है, लेकिन होते हैं नाराज, कभी कभी नाराजगी नहीं भी दिखाना होती है ना। एक्चुअली क्या है मैम, अपना जो भी है ना सब कुछ के भावों का खेल है। जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना। अब जैसे हम बोल रहे हैं झूठ बोलना गलत है, हाँ 110% गलत है, कोई इसका दोहराई नहीं है। हाँ बिल्कुल। बट द पॉइंट इज उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। हाँ अगर उस झूठ से किसी का बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, देन इट्स ओके है। तो आपका जो इंटेंसिटी होगा बनने का, कर्म बनने का, वो बहुत लो होगा। पर अगर जो आप झूठ बोल रहे हो वो आप जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए बोल रहे हो, या आपको पता है कि इससे सामने वाले का बहुत कुछ नुकसान होएगा, तो उससे आपका कर्म बन भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ जैसे किसी ने सब्जी अच्छी भी बनाई हो नहीं बनाई हो, तो भी अपन उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं ना, नहीं हाँ। बहुत अच्छी बनाई बेटा आगे करो। तो वो कभी कभी होता है कि मन से अपने को पता है कि नहीं अच्छी बनी, पर ये नहीं अभी बोलना गलत होगा। तो मैं बस वही वो चीज बोल रही हूँ इंटेंसिटी, ना कि हाँ सब हाँ, कुछ इंटेंशंस पे है अपने। इंटेंशन है, सही बात है। आपका झूठ अगर किसी के लिए बहुत अच्छा है, जैसे सपोज, जैसे आपने अब सब्जी का एग्जाम्पल दिया, हाँ हाँ तो अब कोई अगर न्यूली वेडेड आपके घर पे मतलब सही नई बात बहू है। आई है, आप हम्म उसको एनकरेज करेंगे, डेफिनेटली शी विल बी हैप्पी कि हाँ हम्म, भाई अभी मैं और नेक्स्ट अपना अच्छा अफोर्ड करूं। जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है। तो आप अगर किसी के अच्छे के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका कर्म बंद नहीं हो रहा, बंदेगा, बस उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। कम हो गया है, गाढ़ा कर्म नहीं बंधेगा। हाँ। ठीक, थैंक यू। और ये मेरे पास बुक नहीं है, तो ये चारों कर्म का कोई जो आपने स्टार्टिंग में अगर वीडियो भेजा था, तो मैं बाद में ज्वाइन हुई हूँ, तो अगर पॉसिबल हो तो आप भेज देंगी। चारों कर्म का। वो वीडियो मतलब आपने क्लास में जब पढ़ाया होगा ना, तो मैं उससे वो कर मेरे पास स्वभाव बुक है। और डेफिनी परिभाषा की बात कर रहे हैं, स्वभाव हाँ और परिभाषा। अच्छा। मैम एक्चुअली ना ग्रुप में मतलब सिर्फ एडमिन कैन सेंड, मैं उसमें एडमिन नहीं, तो मैं नहीं भेज सकती कुछ इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ अच्छा अखिल भारतीय लेवल पे जो है सीजीएसटी टीम, सिर्फ ग्रुप पे वही मैसेज भेज सकते हैं।
रिकॉर्डिंग अच्छा, कह रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेजने के रिकॉर्डिंग लिए। भेज दीजिए आप। रिकॉर्डिंग मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, बहुत पहले की होगी। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में रिवीजन रख ही रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम में से मेरा हो कोई जाएगा, ओके, कोई बात पढ़ाएगा। नहीं। मुझे तो लगा आपका आप भेज सकती हो तो भेज सकती है, नहीं आप नहीं भेज सकती है ना, तो ठीक है। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दीदी नो प्रॉब्लम। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। जी। जो ये शुभ नाम कर्म है उसमें जैसे 4 पॉइंट्स है, काया की सरलता, वचन की और भावों की। तो ये तीन में विषमवाद में तो ये तीनों ही आ गए ना, तो इन तीनों में और विषमवाद में क्या डिफरेंस है दीदी? डिफरेंस ऐसा नहीं है, डिफरेंस मतलब उसको एक और स्पेशलाइजेशन कर दिया कि वो तीनों का कॉम्बिनेशन है, बट उसको और खुला खुला कर दिया। जैसे हम बोलते हैं अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स में क्या A to Z सब कुछ ही आ गया, हम्म, लेकिन फिर भी A B C D, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। ठीक है। इन तीनों का उसमें मतलब तीनों का पॉइंट व्यू, तीनों का तीनों के पॉइंट कॉम्बिनेशन। ऑफ व्यू से। हाँ हाँ, तीनों को कंबाइन करके समझा दिया। हाँ ठीक है, ओके दीदी। जय अंजलि। जय अजनी जी। दीदी आपने जो, मैं आज बुक लेके आई हूँ किससे, आपने जो 148 प्रकृतियां मतलब पढ़ाई हैं, वो इनमें से निकाल के मुझे मतलब लिखना पड़ेगा ना अलग से, हाँ मतलब जी। लर्न करने के लिए? हाँ जी। अच्छा। और आप जो फर्स्ट चार वो चैप्टर 1 का बोले, वो दूसरी बुक है ना, कर्म मंत्र हमारा जीवन, उसमें से फर्स्ट चैप्टर कर्म पढ़ना है मंत्र हमारा जीवन का फर्स्ट चैप्टर नहीं, तो ये कर्म प्रज्ञप्ति कर्म फर्स्ट वाला। प्रज्ञप्ति का चैप्टर 1, जी, ओके। जिसमें 8 कर्म की डेफिनेशन प्लस उनका स्वभाव। अच्छा, ओके दीदी, थैंक। दी मेरा एक क्वेश्चन है। जी भैया। इसमें बुक में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मूल कर्म की असंख्य उत्तर प्रकृतियां होती है। हाँ जी। तो अगर क्वेश्चन कुछ आता है ऐसे जैसे दर्शनावर्णीय कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां है, तो अपने को नो लिखना है कि? नो नो नो। तो उसमें तो असंख्य लिखा हुआ है ना कि हाँ। लेकिन जैसे ना, उत्तर प्रकृतियों के लिए जैसे जनरली क्वेश्चन रहता है, तो उसका जो सीक्वेंस आता है उसमें आपको ऑप्शन असंख्य का नहीं रहेगा। ठीक है। ओके अगर ऑप्शन रहता है तो आप दोनों ऑप्शंस को टिक करेंगे, बिकॉज उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपको कि जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं आप सबको टिक कीजिए। ओके तो उसमें आपको असंख्य भी टिक करना रहेगा, नौ भी टिक करना रहेगा। ओके ओके। मैं एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसे दर्शन जो है हमेशा ज्ञान से पहले होता है, तो इसकी क्रोनोलॉजी ऐसी होनी चाहिए ना, मतलब पहले दर्शनावर्णीय कर्म होना चाहिए नहीं, फिर ज्ञानावर्णीय कर्म होना चाहिए? केवल हाँ, ज्ञानी को पहले, केवल इसका ज्ञानी को पहले, केवल ज्ञानी को पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है, बाकी सभी को ही आके पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। तीन है ना भैया, तीन है ना अलग अलग मत है। तो उसमें क्या है ना, कुछ डिफरेंसेस ऑफ टाइम है। मतलब एक मत ऐसा बोल रहा है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन एक ही समय पे होता है, एक मत बोलता है कि केवल ज्ञान करने से जस्ट अगले समय में केवल दर्शन हो जाता है, और एक मत ऐसा है, मतलब जो हमारा थॉट ऑफ माइंड है वो हमको ऐसा है कि पहले कुछ देख रहा है फिर हमको ज्ञान हो रहा है, तो लॉजिकली पहले केवल दर्शन होना चाहिए, उसके बाद केवल ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसके तीन अलग अलग कुछ मत हैं, कि एक कुछ बोलता है कि ज्ञान और दर्शन दोनों पैरेलल में होते हैं, एक बोल रहा है केवल ज्ञान होता है जस्ट नेक्स्ट समय में केवल दर्शन होता है, और एक बोलता है कि नहीं केवल दर्शन पहले तो जस्ट नेक्स्ट समय में केवल ज्ञान होता है। सही कौन सा मत है अभी तक उस पर कुछ ऐसा मतलब प्रोसेस ही चल रहा है, कि क्या है क्या नहीं, मतलब हमें नहीं पता क्लियरली। पर जो हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सीक्वेंस यही है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके। एक और क्वेश्चन था मेरा, इसमें निद्रा पंचक में अपने पांच जो है निद्रा प्रचला और ये सब, तो इसके बाद आपने को आगे दर्शनावर्णीय कर्म नहीं लगाना है जैसे? नहीं, बाकी सब में ऐसा है कि उसमें कर्म का नाम लग रहा है, जैसे इसमें नहीं लग रहा है? इसमें नहीं लग रहा, उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। रीजन ये है कि अब जैसे सपोज कीजिए आप, निद्रा, निद्रा खुद क्या है जो दर्शन को आवरण कर रही है? निद्रा क्या, और अब जैसे हम नींद ले रहे हैं तो क्या है, हम जो देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे, राइट? तो निद्रा के आगे जब हम आवरण लग जाएंगे तो उसका अपोजिट हो गया। राइट। निद्रा का मतलब क्या? निद्रा मतलब हमने नींद ली, अब जब हमने नींद ली मतलब आईज क्लोज हो गई, तो जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं नहीं देख पा रही। अब मैंने कह दिया निद्रा पे आवरण आ गया, निद्रा पे आवरण आ गया मतलब निद्रा हट गई, हट गई। तो निद्रा हट गई ठीक। तो दिख ही रहा ठीक है।
तो वो ठीक चीज है। है, इसलिए ठीक इसके आगे दर्शनावर्णीय यूज नहीं किया। ठीक है। ठीक, एक और कॉमन क्वेश्चन है मेरा। जी। जैसे अच्छा अपन क्वेश्चन। कर्म बंध के जैसे दो मूल कारण बताते हैं, राग और द्वेष है। कर्म को अपन शत्रु भी बोलते हैं कि ठीक है, अपना नेचर शत्रु का है, लेकिन कुछ कुछ कर्म्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे कि अ, कर्म को शत्रु इसलिए बोला, ये जैसे पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, हमको सिद्ध गति प्राप्त करनी है। तो वो हम कब प्राप्त करेंगे, जब ये पॉजिटिव सब नेगेटिव सबसे मुक्त हो जाएंगे। सभी मुक्त हो तो जाएंगे। वो जो पॉजिटिव भी है ना, वो हमको इस संसार में तो बांधे रख ही रहा है। वो हमको जैसे पुण्य। हमारा मेन गोल जो है, वो उस पॉजिटिव के कारण भी, अगर सिर्फ पॉजिटिव है, सपोज कीजिए कि सिर्फ अच्छे ही कर्म है, सिर्फ पुण्य 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 है, ये पाप कुछ है ही नहीं पैरेलल में। जस्ट सपोज, नहीं है प्रैक्टिकल ये चीज, लेकिन स्टिल जस्ट सपोज। तो जो ये पॉजिटिव है ना, वो हमको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे। अब कोई भी चीज जो हमारे मेन एम तक हमको नहीं पहुंचने देगी, तो वो हमारा शत्रु ही हुआ। तो इसलिए कर्मों को शत्रु बोला। ठीक है। इसमें आयुष कर्म एक बार बनता है और गति नाम कर्म बनता रहता है हमेशा। हाँ, आयुष्य पूरी लाइफ में आपका सिर्फ एक ही बार बनता है। वो सिर्फ अगली बार के लिए बनता है, जो अपना अगला भव आने वाला है, अभी का तो उसके। हम भोग ही रहे हैं ना। अभी का हाँ तो पहले का भी बांधा, जो अभी हम यूज कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो भी हमारा होगा, उसके लिए अभी हम इस भाव में बांधेंगे। आयुष और गति नाम कर्म वो बनता रहता है। गति आपका निरंतर बनता है। ओके। ठीक है। निरंतर बंधेगा तो क्या गति चेंज होती रहेगी, फिर निरंतर कैसे बंधेगा? गति चेंज नहीं होती, गति आपकी निरंतर बनती है। लेकिन जब आपका आयुष्य कर्म बंध रहा है, हम्म। उस टाइम में आपकी जो गति बंधी है, हम्म। वो गति आपको नेक्स्ट मिलेगी। अच्छा, आयुष कर्म के साथ जिस गति का बंध हो गया है। आयुष्य कर्म हमारा अंतर मुहूर्त पीरियड के लिए बनता है। जी बिल्कुल, हाँ। उस अंतर मुहूर्त में हमारा आयुष्य सेट हो जाता है कि इतना आयुष्य हमारा नेक्स्ट वर्क का होगा। हम्म। तो उस जब वो अंतर मुहूर्त में आयुष्य बन रहा था, उस अंतर मुहूर्त में जो भी गति बन रही, वो हमारी नेक्स्ट गति होगी। नहीं, इस गति होगी। तो गति कर्म तो बंद ही रहा है, पर उसमें अगर आयुष नहीं बांधा तो वो गति इधर उधर भी हो सकती है। हाँ, आयुष के साथ अभी भी हमारे साथ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये एक्चुअली हमारा है ना, आउट ऑफ द टॉपिक चला गया। हाँ, अभी हम प्रत्यक्ष उदय से निकल जाती है ना रही है, गति। वो क्या निकल जाती है, कैसे निकल, वो एक स्त्री बुक हृदय संक्रमण आगे आएगा। संक्रमण से। संक्रमण से, राइट। वो जी हमारा जी दीदी, ओके। थैंक यू थैंक ये यू। 23 नवंबर को कौन सा एग्जाम है? कर्म सिद्धांत फर्स्ट टर्म, कुछ मैसेज आया था। क्या क्या चीज? कर्म सिद्धांत फर्स्ट टर्म एग्जाम 23 नवंबर को। मैसेज कौन से ग्रुप में आया हुआ है, मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन। साधु मार्ग ये ग्रुप उसमें में आया है। रमेश कहो दोनों ही मंगलकारी है, उस ग्रुप में आया है। क्लास कर्म का एग्जाम। कर्म सिद्धांत, हमारे एग्जाम का नाम क्या रहेगा? कर्म प्रज्ञप्ति रहेगा, उसका नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत का मुझे नहीं आइडिया। हमारा जो एग्जाम रहेगा वो कर्म प्रज्ञप्ति, ठीक है। KP1, मतलब KP करके कर्म प्रज्ञप्ति भाग 1। अभी आपका जो एग्जाम, फाउंडेशन कोर्स है ना ये? हाँ, फाउंडेशन बी, बी है शायद। फाउंडेशन का ही रहेगा। फाउंडेशन फाउंडेशन। मेरा एक डाउट है, मतलब क्लास से रिलेटेड नहीं है। जी बोलिए। मेरे को ना पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैं स्थानक जाके पेपर नहीं दे सकती, घर में दे सकती हूँ। नहीं, घर पे एग्जाम का इसका नहीं है सिस्टम, आपको उधर जाके ही देना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरे को पढ़ने का शौक है। तो सुन, और आपके जो उधर लोकल स्थानीय संघ होगा, जी, ठीक है, आप किसी के थ्रू वहां मैसेज करवा दीजिए, तो जो भी आपका वहाँ एग्जाम हैंडलर होगा ना, ही विल टेक डिसीजन। वो आगे बात करके हो सकता है पेपर आप तक पहुंचवा दें, या जो भी सिस्टम मतलब उनका रहेगा, आप उन तक बात जरूर पहुंचाइए कि भाई मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं एग्जाम देना चाह रही हूँ। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर अरेंज करवा देंगे। आपका जो उधर लोकल संघ है स्थानीय में, आप उधर बात कीजिए। थैंक ओके। दीदी, हाँ ये चैप्टर 4 है जो कर्म की 148 प्रकृतियां, उसी में से मिलेगा ना ये सब जो आपने बताया है? उसमें से ही वो नाम मिलेंगे ना? हाँ, ये तो सीक्वेंस में है नाम। सीक्वेंस में ही याद करना है हमको? हाँ, सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है।
जी जो जैसे मतलब कुछ कुछ है लोग, मुझे नाम नहीं याद अभी तक सबके, मिच्छामी दुक्कड़म, तो उनका बहुत फास्ट है, मतलब मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जैसे एकदम क्विक आता है वो भैया, नाम नहीं याद मुझे, भैया का, आंटी का, एकदम क्विक रहता है, मतलब 100 नंबर पे ये प्रकृति, 142 पे। तो आप भी क्या लिख लीजिए अपने पहले, कोई भी कॉपी वॉपी, जी फिर आप 2-3 बार उसको रीड आउट करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे लर्न आपको। जी दीदी, ओके। मैं आज बुक लाई हूँ ना, तो मैं वही देख रही थी, थोड़ा समझ रही थी, हाँ हाँ, इसलिए मैं ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आते हैं सीक्वेंस में से। जैसे आपको आ जी। जाएगा ये सीक्वेंस पे कौन सी प्रकृति है, उसकी डेफिनेशन लिखो, ये सीक्वेंस हम्म। प्रकृति उसका नाम लिखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जी। चैप्टर 4 है दीदी, जो मतलब 8 कर्मों की 148 प्रकृति है, हाँ तो जी, उसमें पूरा दिया हुआ है मतलब वो नाम, तो उसको मतलब लिखना पड़ेगा ना अपने को एक बार कॉपी में अलग से, तब वो लिख ले। याद हो। वैसे ना उसमें लास्ट में दिया हुआ भी है बुक में, अच्छा। पीछे सीक्वेंस में नाम दिए हुए हैं, लेकिन लिख लेंगे तो आपको क्या नंबर याद हो जाएंगे, उसमें नंबर से नहीं, 148 ऐसे दिया हुआ है, ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय। आप लिख लेंगे ना तो आपका सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो आपको सीक्वेंस इजी हो जाएगा। जी दीदी, थैंक यू। जैसे एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से देखिए, आप लिख लेंगे ना तो आपको इजी रहेगा, दिख रहा होगा शायद। और कोई क्वेश्चन आज की क्लास को लेके? हाँ, वीर वीर्य अंतराय में आप बोले ना कि कोई भी पुरुषार्थ करने में अगर हम अंतराय दे तो, जैसे किसी की तपस्या करने की शक्ति है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन वो पहले ही बहुत तपस्या कर चुके हैं, अब वो भी, हम भी जानते हैं कि इतना करेंगे तो उनके लिए बस शरीर से कमजोर हो जाएंगे, एकदम ज्यादा भी करेंगे तो, इसके लिए हम अगर मना करें तो। इंटेंशन गलत नहीं है। हाँ वही, मेन सारा इंटेंशन पे है, लेकिन अगर हम्म, सामने कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं इतना कर सकती हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, आप मुझे करने दो, तो आप उनको स्टार्ट करने दे सकते हैं, स्टार्ट करने दो। नहीं हो इन बिटवीन, आपको लगे कि नहीं भाई सामने वाले की तबीयत बहुत, तो आप उसको समझा सकते हैं कि देखो हमने आपको स्टार्ट करने दिया, अब आपकी तबीयत नहीं है तो आपको पार ना कर लेना चाहिए। इंस्टीड ऑफ मतलब आप एक डायरेक्ट उनको मना कर दो, नहीं नहीं आपको करना ही नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर ऐसे नहीं। इतना कॉन्फिडेंस है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो लेट देम स्टार्ट। राइट। तो 1 दिन में 2 दिन में अपने को भी समझ में आ जाएगा। कभी कभार हो सकता है हमको गलत फील हो, हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन हो सकता है कि उस चीज से उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम थी वो कवर अप हो जाए। हाँ हाँ, ये चीज भी पॉसिबल होती है। होता है कई बार ऐसा, अपन सोचते हैं कि, लेकिन हाँ, खाली पेट रहने से सारी बीमारी दूर हो जाती कभी दूर कभी। हो जाती है, एग्जैक्टली। हम्म, एक बार उनको ट्राई करने दो। अगर कुछ बड़ी तपस्या किसी करने का भाव है सपोज, या कुछ भी है XYZ, तो 1 दिन 2 दिन में सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि उसकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, और अपने को भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद में अगर हमको लग रहा है कि नहीं अब इनके लिए ठीक नहीं है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि आप देखिए आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है, तो मेरे को लग रहा है अब आपको पालना कर लेना चाहिए। तो डेफिनेटली वो समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल इंटेंशन कब होते हैं। हाँ ठीक है, तो दीदी, आज दीदी एक सेकंड दीदी, हम सबके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत आप अच्छा सब पढ़ाया, और मैं आप, सोचा भी नहीं था 2 बुक में कवर कर पाऊंगा इतना जल्दी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच सब, में थैंक यू सो मच। आप सबके कारण मुझे वापस रिवीजन करने का चांस मिला, नहीं नहीं, वापस हुआ। आप आप इतना सब, धन्यवाद। टाइम दे रही हैं हमारे लिए, बहुत ही हम आभारी हैं आपके। नहीं मैं आपकी आप सबकी समझाने की शैली बहुत अच्छी है दीदी। मैं आप सबकी आभारी आपकी हूँ कि आपके नहीं कारण मेरा हाँ। वापस रिवीजन हो गया। सभी की रिवीजन हो गई। नहीं, फिर भी इतना टाइम निकालना और इतना अच्छे से पढ़ाना, सच में नहीं नहीं मैं बहुत आप थैंक यू। सबके, अब अच्छा ठीक है, अब मतलब सब आप थैंक्स बोल रहे हो ना, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास में सबके एफर्ट्स दिखने चाहिए। नेक्स्ट क्लास सबका हैंड रेज होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे देनी है प्रेजेंटेशन, तब मजा आएगा स्कूल में। ठीक है, जरूर जरूर, ओके। धन्यवाद। नेक्स्ट ये चैप्टर 1 आप जितना रेडी कर सके। आई कैन अंडरस्टैंड सबके लिए इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा चैप्टर कर सके, अगर 4 भी कर सके तो इट्स ओके, जितना भी कर सके। नेक्स्ट क्लास के लिए चैप्टर 1 प्लस कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो रूटीन लाइफ में अपने देख फील कर रहे हैं, जिससे हम एक साथ सातों कर्म प्रकृतियां बांध रहे हैं, तो उसका कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल अपनी अपनी तरफ से आप लोग देख के आइएगा फ्राइडे की क्लास तक में।
जी बिल्कुल। और कोई क्वेरी हो आपकी तो उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनय अशातना के लिए 20 से 12 हमारी ओर से भी अविनय साधना के लिए क्षमा क्षमा देखना मिच्छामि। क्षमा सबसे मिच्छामी दुक्कडम समस्तामि। कामत कामना जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आपको जय जिनेन्द्र।